हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, मैनेजमेंट के जो एमसीक्यू सीरीज है ना, ये आपकी ऑल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग ही आ पाएगी। मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं जो पीएफआईडी के एग्जाम में आ रहे हैं वो अपन जल्दी कवर कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है काफी वास्ट सिलेबस है, आपको भी पता है, वो अपन धीरे धीरे ही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लिए मैंने जैसे बोला था, कम्युनिकेशन के ही हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। बट ये जो एमसीक्यूज है इनमें क्या डिफरेंस है, ये लेवल थोड़ा इसका हाई रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉपर पैसेज है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पैसेज में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कॉर्नर स्टोन है ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट एक्टिंग एज द प्राइमरी व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड डायरेक्टिव्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइमरीली यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आइडियाज का और डायरेक्शंस का। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक डायनेमिक सीक्वेंस है, जिसमें कि एक सेंडर कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं और एनकोड करते हैं एक मैसेज को। एक चैनल के थ्रू यहाँ पर ये मैसेज ट्रेवल करता है और एक रिसीवर इसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर फीडबैक दे रहे हैं। अब एक बहुत ही प्रोमिनेंट थियरिस्ट है हमारे डेविड बर्लो, जिन्होंने एसएमसीआर मॉडल को निकाला और इन्होंने यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए, हाउएवर जो पाथ है हमारा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो ऑफन फ्रॉट होता है विद ऑब्स्टिकल्स। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो एक मैसेज जो है कि भाई हमने उसके लिए क्या, यहाँ पर हमारा क्या इंटेंशन था, किस तरीके से हमने उसे भेजा गया, उसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, क्या इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हमें केयरफुली उसे कंस्ट्रक्ट करना है। साथ में एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स जो हैं, अलग अलग बैरियर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, राइट, उसको भी नेविगेट करना है, उससे भी बचते हुए जाना है। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव मैसेज को हम हमेशा समराइज करते हैं एज द डैश ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये यहाँ पर आपके लिए ब्लैंक की तरह आया है। तो पहला पूछ रहे हैं कि विद रिगार्ड टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ which element is responsible for translating the sender's abstract idea into a transmittable message using words, symbols और gestures। तो यहाँ पर जो मैसेज अपना सेंडर देना चाहता है उसे हमें ट्रांसलेट करना है एक तरीके से, यहाँ पर एक जो आइडिया है उसको प्रॉपर एक यहाँ पर फॉर्मेशन देनी है। तो इसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पहला बोल रहे हैं चैनल है, दूसरा बोलते हैं फीडबैक है, तीसरा बोल रहे हैं डिकोडिंग, चौथा एनकोडिंग और पांचवा रिसीवर। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एनकोडिंग होता है, जो कि एक तरीके से आपको एग्जाम में जो पूरा पैसेज था वहां से भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा, राइट। लेकिन ये जो एनकोड लिखा हुआ था वर्ड, ये एग्जाम में जो पैरा आएगा वहां पर कहीं ना कहीं मिसिंग ही होगा, कुछ और फॉर्म में उसे दे रखा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एनकोडिंग ऐसा प्रोसेस है जहां पर सर्टेन वर्ड्स या फिर नॉन वर्बल मेथड्स को हम यूज करते हैं, जैसे सिंबल्स, सिग्नल्स, बॉडी जेस्चर्स, ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक मैसेज में ट्रांसलेट कर पाए। ओके, और डिकोडिंग क्या है, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस रहता है, जो कि रिसीवर जब इसे रिसीव करेगा मैसेज को तो डिकोड करेगा। नेक्स्ट है, एक मैनेजर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक ईमेल भेजा। किसको भेजा है, मार्केटिंग टीम को भेजा है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स यूज किए हैं, जैसे कि अमोर्टाइजेशन, एबिटडा और गेयरिंग रेशियोज विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। कोई भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, इस तरह के टर्म्स को इन्होंने यहाँ पर यूज किया। अब मार्केटिंग टीम जो है, क्योंकि वो फाइनेंस की टर्म्स को अच्छे से नहीं जानती है, तो वो यहाँ पर अर्जेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं मैसेज की। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो ग्रास्प है अर्जेंसी की मैसेज की, कि भाई मैसेज जल्दी से जल्दी यहाँ डिकोड हो जाए, वो चीज वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रेकडाउन जो हो रहा है कम्युनिकेशन में, वो यहाँ पर किसका प्राइम एग्जाम्पल है और किस तरह के बैरियर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, जहां पर प्री मैच्योर इवेल्युएशन हो रही है, जैसे मेरा मूड जैसा है वैसा मैंने दूसरे की बात को यहाँ पर समझा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जहां पर हम स्टेटस की बात कर रहे हैं। सिमेंटिक बैरियर, जहां पर टेक्निकल जार्गन्स यूज हो रहे हैं।
पर्सनल बैरियर जहां पर अनविलिंगनेस दिखाई जा रही है कम्युनिकेट करने के लिए कि हम बात ही नहीं करना चाहते। सिमेंटिक बैरियर जहां पर ट्रांसलेशन फॉल्टी हो रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो जब कोई फाइनेंशियल टर्म्स हैं और वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज हो रहे हैं, राइट, या फिर यहाँ पर कुछ जार्गन्स यूज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेक्निकल जार्गन्स यूज हो रहे हैं और एक ये सिमेंटिक बैरियर बन जाएगा, है ना। तो जार्गन्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं। अब जैसे मार्केटिंग के अपने कुछ जार्गन्स रहेंगे तो वो फाइनेंस वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। तो टेक्निकल जार्गन्स यहाँ पर एक सिमेंटिक बैरियर है जो कि हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और कॉमन पीपल इसे समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से पुअर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब अलग अलग तरह के बैरियर्स को हमने लास्ट क्लास में समझा था, तो अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी देख लेना। एमसीक्यूज के थ्रू आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की, ठीक है। चलो अब आते हैं हम यहाँ पर पैसेज जो है वो ये बोलते हैं कि डेविड बैरलो का जो एसएमसीआर मॉडल है, ठीक है, अब यहाँ पर उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है, बात की है। अब ये बोल रहे हैं कि एक मेजर क्रिटिसिज्म है इस मॉडल का। क्या क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पर या फिर अदर लीनियर मॉडल्स का कि यहाँ पर ये ना जो क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अकाउंट नहीं कर पाते। तो ये बोल रहे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो लार्जली एब्सेंट होता है बेसिक लीनियर मॉडल्स में। तो सबसे पहले तो एसएमसीआर जो है वो हमारा यहाँ पर कौन सा मॉडल रहता है ये हमें पता होना चाहिए। सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चैनल है, मैसेज भी है, ठीक है, सेंडर्स एटीट्यूड ये बोल रहे हैं, नॉइस बोल रहे हैं और फीडबैक बोल रहे हैं। अब टू वे प्रोसेस है, खुद से सोचो टू वे प्रोसेस कब होता है ना, समझ में आ रहा है। टू वे प्रोसेस में क्या होता था, फीडबैक भी तो होता था, कल की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर एसएमसीआर मॉडल में आपके पास में किसी भी लीनियर मॉडल में टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो फीडबैक का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पर एक टेंस नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि एक पार्टी वर्बली तो मान जाती है प्रपोजल के लिए, ठीक है, और उनका ना कॉन्टिन्यूसली फुट टैप कर रहे हैं, वो ऐसे कुछ कुछ तो बार बार टक 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 ऐसे करते हैं ना, पैर को हिलाते हैं, वो कर रहे हैं, आर्म्स फोल्डेड हैं और आई कांटेक्ट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो जो बॉडी के मोशंस हैं जैसे कि जेस्चर्स, पोस्चर्स, हेड मूवमेंट्स, यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ना अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इट मींस यहाँ पर आपको फिर बताना है कि क्या होगा। ये इतना आपको पूरा डेफिनेशन लिखकर नहीं देंगे, बस इतना ही लिख कर देंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, प्रोक्सेमिक्स के बारे में, काइनेसिस के बारे में, क्रोनेमिक्स के बारे में, हैप्टिक्स के बारे में या फिर ऑक्लूसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली हैं, फुट टैपिंग, फोल्डेड आर्म्स और लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ठीक है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो बोल सकते हैं बॉडी मूवमेंट हो रही है ना। और बॉडी मूवमेंट हो रही है तो लास्ट क्लास में भी ये वाला बताया था कि काइनेसिक्स होता है। तो काइनेसिक्स जो है वो डील कर रहा है बॉडी लैंग्वेज के साथ में, जैसे कि यहाँ पर जेस्चर्स, पोस्चर्स, लेग या हैंड मूवमेंट हो गए और हेड नोड्स हो गए, जैसे हम सर हल्का हल्का हिलाते हैं ना अपना हाँ बोलने के लिए। इसके अलावा प्रोक्सेमिक्स जो है वो स्पेस की बात करता है, क्रोनेमिक्स आपका टाइम की बात करता है, हैप्टिक्स यहाँ पर टचेस की बात करता है और ऑक्लूसिस यहाँ पर आपके आई मूवमेंट की बात करता है, ठीक है। जब एक साथ सब आ रहा है तो बॉडी मूवमेंट के अंदर हम इसे ले जाते हैं। रेफरिंग टू द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एक्स। These principles include and ensuring a message is clear, concise, correct and coherent among others. तो यहाँ पर जब हमने पैसेज पढ़ा था तो लास्ट में एक एक्स लिखा हुआ आया हुआ था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये पर्टिकुलर चीज बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहे हैं ये कौन से हैं, 4 पिलर्स हैं आपके, 5 एक्सियोम्स हैं, 7 सीज हैं, 3 टेनेंट्स हैं या फिर गोल्डन रूल्स हैं। तो आपने अगर कम्युनिकेशन का लेक्चर पढ़ा है या कभी भी कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपने 7 सीज के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टेसी,
ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ टीम मोरल फोस्टर कर रही हैं, ठीक है, और मेंबर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग आइडियाज होने चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर लोग कोलैबोरेट करें एक साथ में। तो फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाए। तो कल मैं आप लोगों को अलग अलग तरह से चीजें समझा रही थी, तो यहाँ पर भी वही बात है कि कौन सा वाला होगा, चेन नेटवर्क होगा आपका, व्हील नेटवर्क होगा आपका, वाई नेटवर्क होगा, ऑल चैनल नेटवर्क होगा, वर्टिकल नेटवर्क होगा। तो बताओ कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर हम सारी चीजें बात कर रहे हैं, सभी मेंबर्स का सेटिस्फेक्शन, हमारे आइडियाज यहाँ पर अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपके लिए ऑल चैनल नेटवर्क हो जाता है। चेन जो है वो एक्यूरेसी के लिए है, जबकि जो व्हील नेटवर्क है वो यहाँ पर आपका लीडर की एमरजेंस दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। याद रहेगा, अभी एक बार फॉर्म बनाकर दिखा दूं मैं आपको डिजाइन्स की किस तरीके से होते हैं। तो देखो, एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल में क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से या फिर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करते हैं। ठीक है, सर्किट नेटवर्क में क्या होता है, फीडबैक जाता है और मैसेज जाता है। ठीक है, तो ए है, अब यहाँ पर ए से मैसेज गया, फिर बी के पास गया, बी ने यहाँ पर फीडबैक दिया और वो ए के पास चला गया। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होता है, चेन नेटवर्क होता है। चेन नेटवर्क किस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से चेन्स बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज जो है वो आपका अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क क्या होता है, ए है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग आपके लिए इस तरीके से बेसिकली दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रही होगी। इन्होंने इनसे बात की, इनसे बात की, 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 इन्होंने इनसे बात की, इनसे बात की। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। स्टार नेटवर्क की बात करें तो स्टार नेटवर्क आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना मैंने, हाँ ऐसे करके बन जाएगा। बेसिकली स्टार के शेप में होता है, स्टार तो थोड़ा वैसे ऐसे बनाते थे ना बचपन में, तो थोड़ा सा यहाँ पर शेप गड़बड़ रहता है, देख लेना, मतलब इस तरह का स्टार नेटवर्क आपका रहता है। ओके, चलो, न्यूज ऑफ अ पोटेंशियल मर्जर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग थ्रू अ कंपनी एंड एनालिस्ट ए hears it and tells a few of their trusted colleagues in the department। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक न्यूज थी कि मर्जर होने वाला है। अब ए ने इस बात को सुना और अपने कुछ ट्रस्टेड कलीग्स को बताया। अब ये जो कलीग्स थे इन्होंने यहाँ पर स्मॉल ट्रस्टेड ग्रुप्स को बता दिया अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस टीम्स। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई जिसे केथ डेविस ने यहाँ पर क्लासिफाई किया है। तो ये ग्रेप वाइन चेन जो है उसमें पूछ रहे हैं कि किसका एग्जाम्पल रहेगा। तो ग्रेप वाइन चेन में भी आपकी अलग अलग चेन्स बन रही हैं, तो आपको बताना है किसका ये एग्जाम्पल रहता है। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर या फिर व्हील। बताओ कौन सा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्लस्टर चेन आता है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड लोगों को गई है। ठीक है, जो कि रिले की तरह इसको पास करे, जैसे रिले रेस होती है ना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को रिले पास किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथा को किया, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड पर्सन के पास जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर सिनेरियो जो है इंफॉर्मेशन का वो हम सिलेक्टिव ट्रस्टेड ग्रुप्स के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं, और गॉसिप चेन जो है उसमें एक पर्सन सभी को बातें बता रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। एक जूनियर मार्केटिंग एसोसिएट है जिनको डेटा चाहिए फ्रॉम अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर इन अ डिफरेंट वर्टिकल। गाइस देखो, थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो मैंने ये सारा कम्युनिकेशन के लेक्चर में पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ लेना, वरना ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी क्लासेस का ऐसा है कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं करा रखी है तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ा दूंगी, बट ये वाला ना आप लोग वहां से पढ़ लेना बाकी टाइप्स के। ठीक है, परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एसोसिएट ईमेल कर रहे हैं मैनेजर को डायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ये यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जा रहा है और डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स को फॉलो कर रहा है, राइट।
जूनियर मार्केटिंग एसोसिएट ने डेटा लिया सीनियर से, फाइनेंशियल मैनेजर से, और मतलब डिफरेंट वर्टिकल में चले गए, और यहाँ पर जो एसोसिएट हैं उन्होंने मैनेजर को डायरेक्टली मेल कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि किसके अंडर आएगा, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, डाउनवर्ड या फिर ग्रेपवाइन। तो ये किसके अंडर आना चाहिए, डायगोनल कम्युनिकेशन के अंडर आना चाहिए। क्रॉस हायरार्कियल बाउंड्रीज बनी हुई है ना। तो जूनियर ने यहाँ पर सीनियर से डेटा मांगा, वो भी दूसरी टीम के। फिर इन्होंने जब इनको डेटा प्रोवाइड किया उसके बाद में इन्होंने अपने जो यहाँ पर मैनेजर्स थे, अपने मैनेजर को ये पूरा मैसेज पास ऑन किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब फॉर्मल लाइन हमारी बन रही है ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव डाउन टू द लोएस्ट रैंक, स्केलर चेन शुड जनरली बी फॉलोड। ठीक है, कि आप टॉप एग्जीक्यूटिव से लोअर रैंक की बात कर रहे हैं और लोएस्ट रैंक तक बात जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ एक प्रोविजन रखते हैं बाईपासिंग का कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो हम क्विकर कम्युनिकेशन करा सकते हैं दो एम्प्लॉइज के बीच में, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस प्रोविजन को हम क्या बोलेंगे, एस्पिरिटी कॉर्प्स बोलेंगे, गैंग प्लैंक बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, एस्पियोनेज यहाँ पर बोलेंगे, या फिर क्रॉस फंक्शनल ब्रिज बोलेंगे। तो इसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी आपके लिए इमरजेंसी आ गई तो वन लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेट कर सकती है अनदर सबऑर्डिनेट के साथ में ऑफ अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो ये हेनरी फ्योल का एक एक्सेप्शन था स्केलर चैन प्रिंसिपल के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जब हम बैरियर्स को एनालाइज कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो एक सुपरवाइजर हैं जिन्होंने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को अपने पास विदहोल्ड कर रखा है किसी सबऑर्डिनेट से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने इसे इनको बता दिया तो अथॉरिटी कम हो जाएगी या कंट्रोल हाथ से चला जाएगा। तो ये किस तरह का बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, पर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बताओ कौन सा बैरियर होगा ये ऑफ कोर्स यहाँ पर पर्सनल बैरियर है कि भाई मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो हमारा अलग अलग पाथ के थ्रू क्या हो रहा है, प्री डिफाइंड पाथ्स के थ्रू आपका डिजाइन इस तरह से फ्लो होगा। ये जो फॉर्मल नेटवर्क्स हैं जैसे कि आपका चेन या व्हील, इनको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को और ऑब्जेक्टिव्स के साथ में अलाइन करें। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर हमारे लीडरशिप यूज कर रही है ताकि पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस को दूसरों तक पहुंचा पाए, डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन को। जबकि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है ये यहाँ पर फीडबैक और रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। Alongside these official channels, एक पैरेलल अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है जो कि यहाँ एमर्ज कर रहा है। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसको हम वाई बोल रहे हैं, जो कि आउटसाइड द ऑफिशियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन काफी स्पीड से पहुंचा देते हैं, एंड यहाँ पर ये भी है कि सबसे प्रैक्टिकल है कि डिस्टॉर्शन होगा या र्यूमर्स फैल जाएंगी। तो एक यूनिक चैलेंज हमारे सामने, हमारे मैनेजर्स के सामने आ रहा है। तो पूछा है कि भाई वाई यहाँ पर किस क्या है, गैंग प्लैंक है, ग्रेप वाइन है, हॉरिजॉन्टल है, ऑल चेन नेटवर्क है या फिर स्केलर चेन है। तो आप बताओ क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेप वाइन होगा, क्योंकि ग्रेप वाइन में ही अनऑफिशियल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन होती है जहां फॉर्मल चैनल्स को हम बाईपास कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो व्हील नेटवर्क है वो यहाँ पर एक टाइप ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब अलग अलग सिनेरियोज में हम देखते हैं कि जो व्हील नेटवर्क है वो मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्टर है कम्युनिकेशन पैटर्न का। तो कौन सा वाला है इनमें से, एक सेल्फ मैनेज्ड अजाइल टीम है जहां पर सभी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आइडियाज और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। एक ट्रेडिशनल असेंबली लाइन है जहां पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक स्टेशन से दूसरे के पास में सिक्वेंशियल मैनर में जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट टीम है जहां एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। ठीक है, बाकी सब इनसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर मेन चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि इनके पास में बेसिकली यहाँ से टीम मेंबर के पास यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी या फिर टीम मेंबर से इनको मिलेगी, बट आपस में नहीं हो रही है ना। यही हमने देखा था व्हील नेटवर्क में।
तो यही आंसर होगा। सॉरी, थोड़ा जल्दी आंसर बता दिया। A situation where an employee in marketing directly contacts an employee in finance to expedite a process bypassing their immediate superiors। तो यहाँ पर अगर हम बाईपास कर रहे हैं तो इसके लिए आंसर हम पहले ही देख चुके थे। अगर नहीं याद है तो फिर वीडियो दोबारा से देखो, थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई है आपको। चलो, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। जैसे मैंने बताया, व्हील नेटवर्क होता है जहां पर की इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट पर जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये एक फॉर्मल फ्लो है। प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पर्पस जो है इस तरह के कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। पहला बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है उसको हमें इनसाइट, सजेशंस या रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। दूसरा बोल रहे हैं कोलैबोरेशन होता है और कोऑर्डिनेट करते हैं टास्क बिटवीन एम्प्लॉइज एट द सेम हायरार्कियल लेवल। सेम हायरार्कियल लेवल पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। इंश्योर करें कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अलाइंड है विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय प्रोवाइडिंग ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस फीडबैक। चौथा बोल रहे हैं फैसिलिटेट करते हैं रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय बाईपासिंग ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स। पांचवा बोल रहे हैं सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्ड कराते हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग एम्प्लॉइज। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, राइट। तो ये आपके लिए यहाँ पर अलाइन करोगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ताकि आप ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज और परफॉर्मेंस फीडबैक डायरेक्टली प्रोवाइड कर पाओ। नेक्स्ट आ जाओ। एक मैनेजर हैं जिन्होंने एक र्यूमर यहाँ पर ओवरहेयर करी कि इनफॉर्मल नेटवर्क के थ्रू जो पास ऑन हो रही थी कि कंपनी ले ऑफ्स प्लान कर रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी देखने के लिए मिल रही थी स्टाफ के बीच में। अब यहाँ पर चैलेंजेस इस तरह के आपको प्रेजेंट होते रहते हैं, तो क्या स्टेप लेनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए मैनेजर के लिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ये र्यूमर स्टार्ट किया है उन्हें आइडेंटिफाई करो, रेप्रीमेंट करो। दूसरा बोल रहे हैं इग्नोर कर दो र्यूमर को कंप्लीटली, अज्यूम करो कि ये यहाँ पर अपने आप से खत्म हो जाएगी। तीसरा बोल रहे हैं कि ऐड कर दो र्यूमर को ताकि ये यहाँ पर आपका जल्दी जल्दी स्प्रेड हो। चौथा बोल रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को यहाँ पर यूज करो, एक क्लियर, एक्यूरेट और टाइमली स्टेटमेंट दो कि भाई ऐसा कंपनी का एक्चुअल पोजीशन ऐसा है और ऐसे कोई ले ऑफ्स यहाँ पर प्लान्ड नहीं है, अगर प्लान नहीं है सच में तो, ठीक है। इमीडिएटली डिनाई कर दो र्यूमर को और डायरेक्टली यहाँ पर रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, ठीक है ना, जो भी र्यूमर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर डिनाई करो और वन ऑन वन कैजुअल कन्वर्सेशंस में इस बारे में बात करते रहो। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या करोगे कि भाई हम बता देंगे कंपनी की एक्चुअल पोजीशन कैसी है, कंपनी इस तरह के कोई ले ऑफ्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और अभी तो मतलब जब तक हमारे पास में कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया है ना इसके बारे में बात हुई है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस रिव्यू एक मैनेजर ने एम्प्लॉय से पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर करेंट रोल, क्या आप अपने करेंट रोल के साथ खुश हैं। तो एम्प्लॉय ने पॉज लिया और यहाँ पर, ठीक है, नोटिसेबली लॉन्ग टाइम के लिए लिया और फिर उसके बाद इन्होंने हाँ बोला। तो एक्सपर्ट जो हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उनका ये मानना है, ये आर्ग्यूमेंट है उनका कि जो टाइमिंग है रिस्पॉन्स किया, जो पॉज उन्होंने लिया वो ही अपने आप में काफी मीनिंगफुल होते हैं। तो ये जो स्टडी है रोल ऑफ टाइम की कम्युनिकेशन में, जिसमें हम रिस्पॉन्स लैग भी देख रहे हैं कि भाई कितना टाइम गैप लिया गया और साइलेंस भी नोटिस कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट्स, पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स, क्रोनेमिक्स या फिर हैप्टिक्स। खुद बताओ हैप्टिक्स किससे रिलेटेड था, याद है। एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको गैस वर्क करने के लिए हेल्प करती हूँ, बताओ क्या था, याद है किसी को। तो यहाँ पर क्रोनेमिक्स आपका आंसर होगा, हैप्टिक्स आपका टच से रिलेटेड था, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम एस्पेक्ट कम्युनिकेशन की क्या है, साइलेंस कितना लिया, पॉज कितना लिया, रिस्पॉन्स लैग आपका कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पर आ जाओ, ये आज का आखिरी पैसेज है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है मैसेज का सेंडर से रिसीवर की तरफ, ये एक फ्लॉलेस प्रोसेस है, ठीक है। इवन विद अ क्लियर इंटेंट कम्युनिकेशन जो है वो फेल कर सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह के बैरियर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग स्टेजेस में। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं ये हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। कुछ आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, जो कि यहाँ पर वर्ड्स और सिंबल्स जो हैं
ठीक है, उनसे रिलेटेड हैं। अदर्स आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो कि इमोशनल या मेंटल स्टेट से रिलेटेड हैं। और फर्दर मोर यहाँ पर जो वेरी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसके रूल्स और हायरार्कीज की बात करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, The ancient Greek philosopher Aristotle, in his early model of communication, focused on speaker, speech and audience. इन्होंने एम्फेसाइज किया कि परसुएशन कर सकते हैं, ठीक है, किसी को मना लेते हैं अपनी बात के लिए। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जबकि ये कहती है कि एक डीप एनालिसिस करनी है हमें इस तरह के पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर की, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि एक मैसेज केवल गया नहीं है, लेकिन वो एक तो रिसीव किया गया, ऑल्सो यहाँ पर जैसा हम चाहते थे कि उसे समझा जाए वैसा ही उसको समझा गया है, कोई भी बातों में मिक्स चीजें नहीं हुई हैं। तो कंपनी जो है ये बोल रहे हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड प्रोसीजर अपनाती है ताकि ये रिपोर्ट करें आईटी इश्यूज को। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं वो मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं और अप्रूवल्स लेते हैं 3 अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि माइनर इश्यूज को रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते। बेसिकली हर बात के लिए फॉर्म भरना है और ये फॉर्म भी भरने के बाद 3 मैनेजर्स के पास जाना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि छोड़ो यार क्या ही करना है, ये सब नहीं करना चाहेंगे। तो लार्जर प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर बाद में देखने के लिए मिलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरीज मेंशन की गई है पैसेज में, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है ये यहाँ पर किस टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर का एग्जाम्पल है। पहला बोल रहे हैं पर्सनल, दूसरा बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल, तीसरा है सिमेंटिक, चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल और पांचवा है नॉन वर्बल। तो बताओ कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स आपके सही नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो आप देख रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर आ रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। नेक्स्ट है कि पैसेज में इन्होंने बोला है एरिस्टोटल के मॉडल के बारे में, और इसका फोकस जो है वो परसुएशन के ऊपर है। ठीक, अब एरिस्टोटल ने 3 मोड्स निकाले हैं एक अपील के, जो कि स्पीकर यूज कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है इन 3 मोड्स को। पहला है सेंडर, मैसेज और रिसीवर, दूसरा है क्लैरिटी, कंसाइजनेस और करेक्टनेस, तीसरा है एथोस, पैथोस एंड लोगोस, चौथा है एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक, पांचवा है चेन, व्हील एंड ऑल चैनल। तो बताओ कौन सा वाला आपका यहाँ पर आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर इथोस, पैथोस एंड लोगोस आएगा, जो कि आपका एरिस्टोटल मॉडल से रिलेटेड है। तो इसमें ये बोलते हैं कि 3 मोड्स ऑफ पर्सुएशन है जो कि एक स्पीकर यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं ताकि इन्फ्लुएंस कर सके ऑडियंस को। तो इथोस आपका क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड है, पैथोस आपका इमोशन से रिलेटेड है, और लोगोस जो है वो आपका लॉजिक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो आपकी बात में यहाँ पर कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या क्या इमोशंस इन्वॉल्व हैं और कितना लॉजिक इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें यहाँ पर एरिस्टोटल के मॉडल में आती हैं। ठीक है, पता होना चाहिए एरिस्टोटल का मॉडल आपको अच्छे से। थोड़ा सा ऑप्शंस में मिक्स हो गया है, बट डेफिनेटली आपको एरिस्टोटल का मॉडल अगर नहीं पता है तो फिर कोई काम नहीं है। और अगर एरिस्टोटल के मॉडल के बारे में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर इथोस, पैथोस और लोगोस की बात हो रही होती है। इथोस किससे रिलेटेड होते हैं कि जो स्पीकर है, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल हैं जो अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो इथोस आपका किससे रिलेटेड है, ऐसे भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर मैसेज की, तो मैसेज जो है वो आपका कितना क्लियर है, लॉजिकल है, ये देखा जाता है। ऑडियंस यहाँ पर आपकी जो है वो किस तरह की है, ये भी देखा जाता है, और किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो इस तरीके से इथोस, पैथोस एंड लोगोस आपके इन्वॉल्व होते हैं। एक मैनेजर है जो कि कंप्लेन कर रहे हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट का डिटेल जो है एक टीम मीटिंग में यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर दिया जाएगा। अब क्या हुआ, वन ऑफ द टीम मेंबर्स अंजलि जो है वो एक्सट्रीमली प्री ऑक्यूपाइड है और अपनी किसी फैमिली हेल्थ इमरजेंसी में बिजी है, परेशान है। ऑल दो ये फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन इनको यहाँ पर धीरे से समझ में आता है बाद में कि भाई मैंने तो कुछ भी सुना नहीं। तो अंजलि का जो फेलियर है कि वो मैसेज को यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है आपका प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रस्ट, तीसरा है लॉस बाय ट्रांसमिशन,
गाइस सॉरी, थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गया है। चौथा है लैक ऑफ अटेंशन, और पांचवा है स्टेटस कॉन्शियसनेस। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि वो खुद ही अटेंटिव नहीं थी, उनका दिमाग कहीं और था। ठीक है, इसको हम बचपन में बोलते थे पीपीएमए। पीपीएमए क्या होता है? फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, राइट। तो यहाँ पर लैक ऑफ अटेंशन का एक सिचुएशन है जहां पर कम्युनिकेशन जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई। नेक्स्ट आ जाओ, कम्युनिकेशन मॉडल जो है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझें। तो कौन सा मॉडल है यहाँ पर जो कि एक टू वे प्रोसेस रखता है, जहां पर दोनों पार्टिसिपेंट्स साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर सोशल रियलिटी के बारे में बात करता है, और कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंटरेक्शंस को शेप करती हैं। पहला बोल रही है लीनियर मॉडल, दूसरा बोल रही है इंटरैक्टिव, तीसरा बोल रही है ट्रांजेक्शनल, और चौथा है बर्लोस एसएमसीआर मॉडल, एंड पांचवा है आपका ग्रेप वाइन। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पर दो टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, राइट, और ये बोल रहे हैं कि सोशल रियलिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो ये आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल हो जाता है, राइट। यहाँ पर सी आपका आंसर होगा, जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं और दोनों का ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ हो गया है फॉर्मेटिंग का, ये ऑप्शंस है आपके। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिन्होंने अभी कुछ अपडेट भेजी है टीम के पास में। इन्होंने बोला है कि लेट्स टच बेस अबाउट द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, वी नीड इट टू गेट इट डन सून, मेक श्योर इट्स गुड, दिस मैसेज violates several of the 7 C's of effective communication. Which C is most notably absent? कौन सा यहाँ पर 7C का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेट हो रहा है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसका वायलेशन देखने के लिए सबसे ज्यादा मिल रहा है? पहला है कर्टसी, दूसरा है करेक्टनेस, तीसरा है कोहेरेंस, चौथा है कॉन्क्रीटनेस, पांचवा है कंसाइजनेस। तो बताओ यहाँ पर पूरी जो बात की गई है, राइट, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? लैंग्वेज देख रहे हो उसकी किस तरह की है, राइट। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट बात नहीं की गई है, विविड एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, या आपकी बात को क्लेम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, या फिर जो जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं उनको अवॉइड किया गया है। दैट थिंग डन सून, मेक इट गुड, इस तरीके की एक्सट्रीमली वेग और जनरलाइज्ड यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज्यादा, देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये हमें क्या करना है, जल्दी करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता। अब यहाँ पर इस तरह की बातें अगर आप करोगे तो बातों को आप कॉन्क्रीट नहीं हो, बेसिकली यहाँ पर कोई डेटा, कोई क्लीन एक्शन टाइम नहीं है कि आप हम करने वाले हैं। तो इसी वजह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं है, कंक्रीटनेस भी स्पेसिफिकली क्या है कि यहाँ पर टेंजिबल डिटेल्स के ऊपर फोकस करिए, लेकिन क्लैरिटी भी नहीं देखने के लिए मिल रही। ओके, चलो अब ये आज का हमारा बेसिकली 20th क्वेश्चन था जो कि अभी हमने कवर किया है। इसके अलावा गाइज आपको पता ही है एडा का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, इवन चेयरमैन भी इलेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे पीएफआईडी का मैंने बताया था कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और वो आ भी गया था। तो वैसे तो बाकी कोचिंग्स भी बता ही रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता तो चल ही गया होगा, बट स्टिल एक बार मैंने सोचा बता दूं, इसीलिए हम लोग भी आपके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज लेकर आए हैं। तो एडा का ग्रेड ए फेज 2 कोर्स है जहां पर हम आपके लिए पेपर 1, 2 एंड 3 कवर करेंगे। तो इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज रहता है ये, इंश्योरेंस, इसके अलावा मैनेजमेंट। ये क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाएगी और आंसर राइटिंग फोकस किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉडल आंसर्स रहेंगे, इवन आपके आंसर्स को हम रिव्यू करेंगे साथ में, और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 25 सीट्स ही हैं यहाँ पर, और कुछ कोर्सेज तो हमारे सेल भी हो गए हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर सीट्स कम है। फायदा क्या होता है कि आप जो आंसर्स अभी एग्जाम में लिखने वाले हो उसको कोई रिव्यू करने के लिए चाहिए, तो आप अपने आंसर्स लिखोगे ऑन पेपर, हम उसको पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे, आपको यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, मॉक टेस्ट साथ में देते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स पर फोकस होगा। दूसरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ मिलेंगी आपको आपके सभी बेसिकली सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आपके लिए एक तरीके से पीडीएफ कोर्स है जिसमें कि हम एवरीथिंग कवर कर रहे हैं आपके फेज 2 से रिलेटेड।
नेक्स्ट यहाँ पर सिडबी का ग्रेड ए और ग्रेड बी फेज 2 कोर्स भी हमने रिलीज कर दिया है, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 को कवर कर रहे हैं। कोर्स की हाईलाइट जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं ट्वाइस अ वीक, 5 फुल लेंथ पेपर 1 मॉक टेस्ट, 5 फुल लेंथ पेपर 2 मॉक टेस्ट, 50 इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स, 50 मस्ट प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपके जो मॉक टेस्ट हमने दिए हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए हम ये क्वेश्चंस आपको देंगे, जिनके आंसर्स भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके 25 सीट्स हैं और ये जो वैलिड रहेगा ये आपका मेंस एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस, एसबीआई या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो जहां पर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपके कोर्स में आती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स, जहां पर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, लेटर एंड ईमेल ड्राफ्टिंग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग मास्टरी, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने आंसर्स लिखोगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, हम आपको फॉर्दर मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर वीकली टेस्ट आपके रहेंगे, तो डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा, हैंडपिक्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे। ऑल्सो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा लास्ट ईयर भी, कि जो क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए थे उसमें बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा था, एक तो स्टूडेंट्स का, दूसरा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में रिपीट हुए थे। बाकी अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।